मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भूगोल की कक्षाओं के अंतर्गत हम लोग आज सॉयल और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिट्टी यानी मृदा क्या है। मृदा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, जो इसके प्रमुख शब्दावली है उसके बारे में देखना है कि क्या है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम लोग भारत में कहाँ कहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में 3rd स्टेप पर हम देखेंगे कि मृदा का जो डिग्रेडेशन हो रहा है या इरोजन हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है और मृदा को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। इसके बाद में आपका सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा नेचुरल वेजिटेशन का। मैं प्रयास करूंगा कि दोनों चैप्टर को आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम कंप्लीट कर दें और मुख्य रूप से उन्हीं बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सॉयल यानी मृदा। मृदा का तात्पर्य हमारी इस पृथ्वी के ऊपरी परत से है, जो ढीले और असंगठित कणों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें जीवांश या फसलोत्पादन की क्षमता होती है। अगर हम सॉयल को सूक्ष्म रूप से देखें तो इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के तत्व मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत सबसे पहले किसी जो मूल सेल जो होता है, जिसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं, उस रॉक पर अपरदन और अपक्षय की प्रक्रियाओं द्वारा इसका घर्षण होता है, यानी इसमें चट्टानें टूट फूट करके बिखरती हैं और अपरदन के कारकों के माध्यम से किसी स्थान पर जमा होती है या उसी स्थान पर टूट फूट करके बिखर जाती हैं। जैसे 2 प्रक्रिया है, एक है अपक्षय इरोजन और एक है अपक्षय यानी वेदरिंग और दूसरा है इरोजन यानी अपरदन। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानें अपने स्थानों पर टूट फूट करके बिखर जाती हैं और अपरदन में वही चट्टानें टूट फूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और वो जाने का काम हवा के द्वारा, हिमानी के द्वारा, नदी के द्वारा या सागरीय तरंगों के माध्यम से ये होता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं किसी पैतृक सेल पर या जो प्रमुख आधार सेल होती है उस पर ये संपादित होती हैं और फिर ये जो है छोटे छोटे असंगठित और ढीले कणों में बिखर जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा मृदा निर्माण की प्रक्रिया पर ही मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं। तो ये जब बिखर जाती हैं छोटे छोटे कणों के रूप में, पैड के रूप में, अब इसमें वर्षा के जल के द्वारा जल की प्राप्ति होती है, यानी कणों के बीच में जो गैप रहती है उसमें जल की प्राप्ति होती है। एटमॉस्फेयर के भी तमाम जो गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, ये सब भी जो है इसी भाग में जो है आकर के जो भी रिक्त स्थान होता है उसमें जमा हो जाती है। अब आप जानते हैं कि जब जल, स्थल और वायु तीनों का समावेश इस पदार्थों में हो गया तो उसमें जीवन को प्रस्फुटित करने की क्षमता आ जाती है, जीवन को जन्म देने की क्षमता आ जाती है और इसी कारण से पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और जीव जंतु जो है इस क्षेत्र में विकसित होने लगते हैं। तो सामान्य रूप से आप जान गए होंगे कि मिट्टी हमारे धरातल की ऊपरी परत से संबंधित है, जो ढीले और असंगठित कणों से मिलकर के बनी है और इन पदार्थों में जीवों के, पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जन्म देने की क्षमता होती है, उनको पोषक तत्व देने की क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मृदा और सेल में यही अंतर है कि मृदा के अंतर्गत मृदा हम उसी पदार्थ को मानेंगे जिसमें फसलोत्पादन की क्षमता होती है, यानी फसल को पैदा करने की क्षमता होती है, उसी को हम मृदा कह सकते हैं। जीव जंतुओं के भरण पोषण की जिसमें क्षमता होती है उसको हम मृदा कहते हैं। सामान्य रूप से हम इसके उत्पत्ति पर अगर हम जाएं तो ये लैटिन भाषा के
सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। अब देखिए, इसका भी वही अर्थ निकल करके आता है कि हमारी पृथ्वी एक फर्श यानी एक ऊपरी सतह जो है, उस पर जो विभिन्न प्रकार के ढीले और असंगठित पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें जीवांश वर्धन की क्षमता है, फसलों को पैदा करने की, वनस्पतियों को जीवित रखने की जिसमें क्षमता पाई जाती है, उसी को हम मृदा कहते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से भी वही अर्थ निकल करके आता है कि एक ऐसी सतह, एक ऐसा फर्श जिसमें जीवांश वर्धन और फसलों को पैदा करने की क्षमता होती है, उसी को हम मृदा कहते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मृदा का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको हम पेडालॉजी या मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं। एक शब्द है पेडालॉजी और एक है पेडागोजी। पेडालॉजी मृदा विज्ञान से संबंधित है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में, और पैडा जो गोजी होता है वो अध्यापन शास्त्र से संबंधित होता है। उसमें शिक्षण की विधियाँ, कैसे शिक्षण को प्रभावी बनाया जाए, उन सबका अध्ययन पेडागोजी के अंतर्गत करते हैं। बहरहाल उससे हमें मतलब नहीं है, हमको पेडालॉजी से मतलब है मृदा विज्ञान से अंतर्गत। मृदा विज्ञान के अंतर्गत मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, इसको हम एक रिसोर्सेज के रूप में हम अध्ययन करते हैं। मृदा विज्ञान में एक संसाधन के रूप में, प्राकृतिक संसाधन के रूप में अध्ययन करते हैं। इसमें मृदा के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, मृदा निर्माण का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और मृदा के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं, इन सब का अध्ययन हम मृदा विज्ञान के अंतर्गत, पेडालॉजी के अंतर्गत करते हैं। और इसके साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पर कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, इन पर तापक्रम और जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन हम मृदा विज्ञान या पेडालॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आपको शायद में क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है। थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसमें हम देखते हैं अब थोड़ा सा सॉइल फॉर्मेशन, यानी मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक हैं और किस प्रकार से मिट्टी का निर्माण की प्रक्रिया संपादित होती है, शुरू होती है। मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। इसमें हम देखते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया में, हालांकि कुछ चीज़ें मैंने अभी बता दी हैं। सबसे पहले किसी पैतृक चट्टान पर अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाएं होती हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग के अंतर्गत मैंने बताया था कि शैलें अपने स्थान पर टूट फूट करके बिखर जाती हैं। जब कोई चट्टान या पैतृक चट्टान के कण टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण और वर्षा के कारण, ठीक है, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से वो अपने स्थान पर टूट फूट करके बिखर जाती हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। होता क्या है कि अपक्षय तीन प्रकार का होता है। एक भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग, दूसरा रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग, और तीसरा होता है जैविक यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये तीन प्रकार के अपक्षय होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। इन तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से, भौतिक अपक्षय में ताप, दाब, वर्षा, इन सब प्रक्रियाओं के तहत चट्टानें टूट फूट करके बिखर जाती हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण भी चट्टानें टूट फूट कर बिखर जाती हैं। बहुत से ऐसे जैविक प्रक्रम होते हैं जो मिट्टी में विघटन उत्पन्न कर देते हैं और जिसके कारण भी चट्टानें टूट फूट करके बिखर जाती हैं। तो इन
तीनों प्रक्रियाओं के माध्यम से, अपक्षय की प्रक्रियाओं के माध्यम से जो पैतृक चट्टानें होती हैं, पेरेंट्स रॉक होती हैं, उनमें विघटन और वियोजन की प्रक्रिया संपादित होती है। और उस प्रक्रिया के बाद में उन चट्टान कणों पर जो छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं, उनमें कुछ छोटे भी कण होते हैं, कुछ बड़े भी कण होते हैं। अभी मैं इनके आकार को बता देता हूँ, किस प्रकार से छोटे कण होते हैं, किस प्रकार से बड़े कण होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन कणों का जो है जमाव भी हो सकता है या अपने स्थान पर बिखर भी सकती हैं। अब इसमें कुछ जलवायु तत्व का आगमन हो जाता है, वर्षा होती है, जल की प्राप्ति इन कणों में हो जाती है। अभी हमने बताया कि जल में भी तमाम प्रकार के पदार्थ मिले हुए होते हैं। वो इन कणों में जो है घोलनशील क्रिया के परिणाम स्वरूप इनको भी विघटित करने का प्रयास करते हैं। एटमॉस्फेयर के जो तत्व होते हैं वो भी इनमें विद्यमान हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। और इसके अंतर्गत जो चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इन सब तत्वों का भी मिश्रण उन चट्टानों में हो जाता है। तो कुल मिलाकर के जब खनिज पदार्थों का, जल का और वायु का मिश्रण हो जाता है, तभी उसमें किसी भी वनस्पति या जीव जंतु के जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसको हम पेडोजेनेसिस भी कहते हैं, यानी मृदा जनन की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ये अपक्षय, और दूसरा जो होता है अपर्दन। अपर्दन के कारण जो है, अपर्दन के कारण चट्टानें टूट फूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं। इससे मृदा का प्रवाह भी होता है, यानी एक क्षेत्र की मृदा दूसरे क्षेत्र में भी चली जाती है। वो कण भी चले जाएंगे तो उसके साथ साथ में वो मिट्टी भी चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के यही मृदा निर्माण की प्रक्रिया है। इसको हम लोग यही संक्षेप में समझते हैं। तो आपने देखा कि अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाओं के तहत पैतृक चट्टानों का अपघटन होता है, विघटन वियोजन होता है। उसमें जल के जो एलिमेंट्स होते हैं और वायु के जो तत्व होते हैं वो सब विद्यमान होते हैं, और खनिज पदार्थों की मात्रा भी मिलती है, और फिर मृदा का निर्माण होता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र की मृदा का निर्माण यकायक नहीं हो जाता है। मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, तब जा करके मिट्टी, एक क्षेत्र की मिट्टी का विकास होता है। इसका लंबे समय अंतराल पर इसका विकास होता है। हम आगे की तरफ चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा संगठन। यानी मृदा का निर्माण किन किन तत्वों के माध्यम से हुआ है और कौन कौन से पदार्थों की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, इसको आप जानिए। क्योंकि ये परीक्षाओं में आ चुका है, यूपीएससी, यूपीपीएससी की परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो मृदा का मुख्य आवश्यक तत्व है वो है जीवित जीव और जैविक पदार्थ, यानी ऑर्गेनिक मैटर। जीवित जीव या जैविक पदार्थ, इसकी मात्रा मृदा में लगभग 5 से 12% तक होती है। इसको हम औसत रूप में 5% मान लेते हैं। दूसरा जो मृदा का प्रमुख कंपोनेंट्स है, संघटक है, वो है खनिज पदार्थ। मिनरल्स मैटर। इसकी जो मात्रा किसी मृदा में होती है, विभिन्न प्रकार के खनिजों की जो मात्रा मिट्टी में होती है, वो होती है 38 से 38 से 47% के बीच में। इसको हम 45% मान लेते हैं औसत रूप में, जिसको मानते हैं। ओके। तीसरा जो प्रमुख पार्ट होता है, मृदा का प्रमुख तत्व होता है, वो मृदा जल यानी सॉयल वाटर। सॉयल वाटर, चलिए इसे देख लीजिए।
इसकी जो मात्रा होती है मिट्टी में वो 15 से 35% के बीच में होती है। इसको हम सुविधा के लिए 25% के आसपास मान लेते हैं। ये औसत है उधर का, और इधर इतने से इतने के बीच में होती है। किसी में 15 भी हो सकती है, 16% भी हो सकती है, 34-35 और 30% भी हो सकती है। और इसके बाद में है नंबर 4 मृदा वायु। ये भी जो है 15 से 35% के बीच में होती है। मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आपको जानने की बहुत ही आवश्यकता है। सही तरीके से इसको आप समझिए। तो ये हो गया 45, 5, 50 यानी 100। ये जो है मृदा में जो विभिन्न प्रकार के तत्व विद्यमान हैं, ये उनकी मात्रा है। जीवित जीव और जैविक पदार्थ 5 से 12% तक इनकी मात्रा होती है। खनिज पदार्थों की मात्रा 38 से 47% के बीच में होती है। और मृदा जल 15 से 35 और सॉयल एयर ये 15 से 35 के बीच में इन दोनों की मात्रा होती है। ये आपको जानने की बहुत ही ज़रूरत है। इसको बहुत अच्छे तरीके से इनको देख लीजिएगा कि कौन सा ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा अगर मृदा में देखा जाए तो खनिज पदार्थों की उपलब्धता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में मृदा जल और मृदा वायु ये प्रमुख रूप से होते हैं। खोल दो, पूरा खोल दो। अब हम सॉयल कंपोजिशन के बाद में हम लोग देखेंगे सॉयल प्रोफाइल, यानी मृदा परिच्छेदिका या मृदा पार्श्विका। इसमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत से लेकर के जहाँ पर फसल या वनस्पतियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, उस परत से लेकर के मिट्टी के निचले भाग तक का अध्ययन हम सॉयल प्रोफाइल के अंतर्गत या मृदा पार्श्विका के अंतर्गत करते हैं। इसमें जो मृदा के संस्तरों का विभाजन है वर्टिकल, उसका मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। और एक मृदा मंडल का ही अध्ययन हम मुख्य रूप से करते हैं। तो देखते हैं कि ऊपरी सतह से लेकर के और निचले भाग तक यानी आधार शैल तक मिट्टी को, मृदा परिच्छेदिका को कितने भागों में बांटा गया है, प्रोफाइल को कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से कि ऊपरी सतह से लेकर के उसके मूल चट्टानों तक के लंबवत जो संस्तरों का अनुप्रस्थ काट है, उसका अध्ययन हम सॉयल प्रोफाइल या मृदा पार्श्विका के अंतर्गत करते हैं। इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है संस्तर। संस्तर या बेड। बेड संस्तर का मतलब होता है कि धरातल के अंदर की चट्टानों में जो, या मृदा में, मृदा मंडल में जो एक ही प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, उनकी बेल्ट पाई जाती है, उसी को हम संस्तर कहते हैं। जैसे ये ओ हॉरिजन है, ओ संस्तर है, ये ए संस्तर है, ये बी संस्तर है और ये नीचे वाला सी संस्तर है। तो कहने का मतलब संस्तर में एक ही प्रकार के मिट्टी और उनकी संरचना जो भी है, उनका जो पार्ट है, जो तत्व मिले हुए हैं, उनका एक ही प्रकार का जो है गुणधर्म विशेषताएं होती हैं, उसी को हम संस्तर कहते हैं। और एक होता है संस्तर तल। संस्तर तल वह सतह होती है कि जो एक लेयर को दूसरे लेयर से अलग करने का काम करती है, उसको हम संस्तर तल या बेडिंग प्लेन के नाम से जानते हैं। तो ये भी स्पष्ट हो गया होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कितनी लेयर मृदा मंडल में पाई जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे हम जब ऊपरी सतह से निचले भाग की तरफ जाएंगे तो जीवांश की मात्रा और जीव जंतुओं की जो एक्टिविटी होती है, या खनिज पदार्थों की, जो जीव जंतुओं की एक्टिविटी होती है और जीवांश यानी ह्यूमस की जो मात्रा होती है, ये ऊपरी सतह से निचले सतह की ओर जाने पर धीरे धीरे कम होने लगती। पहली विशेषता इसकी ये है कि किसी भी मृदा मंडल में ऊपरी प्रोफाइल से यानी ओ लेयर से जब निचले भाग की तरफ हम जाएंगे तो जीवित जीवों और जो जैविक पदार्थ हैं, जीवों की संख्या है, जीवों की एक्टिविटी है, इनकी मात्रा जो है निरंतर ऊपर से नीचे की तरफ कम होती जाती है। दूसरी चीज़ हमें ये जानना है कि जब हम ऊपरी सतह से निचले भाग की तरफ बढ़ते हैं तो जो मृदा में वायु के तत्व होते हैं, वायुमंडल के तत्व होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, जो भी गैसीय पदार्थ होते हैं,
उनकी भी मात्रा ऊपरी सतह से निचले भाग की तरफ धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, ये मृदा मंडल के ऊपरी ओ लेयर से निचले सतह की ओर इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। और आप जानते होंगे, हमने खनिज संसाधन पढ़ाते समय बताया था कि पृथ्वी के ज़्यादा निचले भाग में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की भी बहुलता पाई जाती है। लौह, अभ्रक, बॉक्साइट, कोयला, उन सब प्रधानता है। बहरहाल जो मिट्टी के लिए उपजाऊ खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उन्हीं से हमारा मतलब है यहाँ पर। अब तीसरी चीज़ ये है कि जल की उपलब्धता अनिश्चित होती है। प्रत्येक मंडल में जल की उपलब्धता, वाटर कितना होगा, ये अनिश्चित होती है। ये उस क्षेत्र विशेष की मुख्य रूप से जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में धरातल पर वर्षा प्राप्त होती है। तो ये है इस प्रोफाइल की विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं। कॉन्सेप्ट के रूप में इसको जानने की आपको बहुत ही ज़रूरत होती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इस मृदा मंडल को हम मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ऑर्गेनिक हॉरिजन या जैविक संस्तर, जैविक संस्तर। दूसरा जो संस्तर है उसको हम खनिज संस्तर या मिनरल हॉरिजन कहते हैं, यानी खनिज संस्तर, मिनरल हॉरिजन कहते हैं। जैविक संस्तर को ओ लेवल या ओ संस्तर और हॉरिजन्स भी कहा जाता है। खनिज संस्तर में ए, बी, सी 3 लेयर होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ओ लेयर के बारे में, हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। ओ संस्तर के बारे में हम देखते हैं। ओ संस्तर ये मृदा मंडल का या जो मृदा का सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपरी सतह होता है, वो जो है ओ संस्तर के रूप में होता है। और इसमें जीवित जीव और मृत जीव और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थों की मात्रा जो होती है वो भी यहाँ पर पाई जाती है ऊपरी संस्तर में, ओ लेयर में। लेकिन यहाँ पर जीवांश वर्धन ज़्यादा होता है, यानी जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जनन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो हम फसलों की पैदावार करते हैं, फसलों को पैदा करते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, उसका संबंध ओ लेयर से होता है। यहीं पर फसलों को तमाम प्रकार के मिनरल्स प्राप्त हो जाते हैं उनके विकास और वृद्धि के लिए। यानी इस संस्तर को ह्यूमस लेयर भी कहा जाता है, ओ लेयर भी कहा, ओ अच्छा से इसको हम संबोधित करते हैं। और इसमें जीवित और मृत जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, यानी जीवांश की सबसे ज़्यादा अधिकता ओ लेयर में होती है। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट आता है सॉइल प्रोफाइल का, वो आता है मिनरल्स हॉरिजन, ये वाला पार्ट ए से लेकर के और सी तक का। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए संस्तर। ये ओ संस्तर के निचले भाग में उपस्थित रहता। आप देख रहे हैं यहां पर ये जो पार्ट है ये ए संस्तर है आपका। ए संस्तर की जो विशेषता होती है, इसको हम ए संस्तर को टॉप सॉइल भी कहते हैं। ए संस्तर को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। यह ऊपरी ओ लेयर से जो है थोड़ा सा कम इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। इसका रंग गहरा काला होता है। खनिज और जैविक पदार्थ इसमें साथ साथ मिलते हैं। इस क्षेत्र में जो भी निक्षालन की प्रक्रिया होती है, संपादित होती है, वो ऊपरी सतह से निचली सतह में धीरे धीरे आते हैं। इसको निक्षालन लेयर भी कहा जाता है और इसको एलिवेशन जोन भी कहा जाता है, यानी अपवाहन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊपरी संस्तर की अपेक्षा जो है इस ए लेयर में थोड़ा सा कम जीवांश की मात्रा और जैविक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसको निक्षालन लेयर या अपवाहन जोन के नाम से जानते हैं। अगला लेयर है बी। इसको हम सब सॉइल के नाम से जानते हैं। सब सॉइल, उपमृदा। या अधोमृदा कहते हैं। ए लेयर के निचले भाग में ये पाई जाती है, काफ़ी मोटाई इसकी होती है।
लेकिन इसमें जो वर्षा के द्वारा जल धरातल पर प्रवाहित होता है वो जल इन्हीं संधियों से रिस करके धीरे धीरे ये इस निचली सतह में जो है आकर के विद्यमान हो जाता है, यानी इस सतह में जल का भंडारण मुख्य रूप से होता है। जल का भंडारण इस सतह में होता है यहाँ पर। तो ये बी संस्तर जल संग्रहण क्षेत्र से संबंधित है। जो धरातल की संधियों से जल रिस करके पहुँचता है वो बी लेयर में जो है ये जमा रहता है। और इसके साथ साथ जो ए संस्तर से निछालित खनिज पदार्थ तत्व होते हैं, जीवांश होते हैं, वो छन करके जो है इसी भाग में आ जाते हैं। इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं तो चीका, लोहा, एल्युमिनियम और जैविक मिश्रण से संग्रहित ये परत मुख्य रूप से कही जाती है। इसको जल संचयन का क्षेत्र भी कहते हैं। इसकी उर्वरता थोड़ा सा ए लेयर की अपेक्षा कम होती है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ओ और ए संस्तर है, जिसका संबंध फसलोत्पादन, वनस्पतियों के वर्धन और उनके विकास से संबंधित होता है। एक है सी लेयर, सी स्ट्रेटा। सी स्ट्रेटा बी स्ट्रेटा से नीचे जो भाग होता है उसको हम सी स्ट्रेटा या सी संस्तर के नाम से जानते हैं। सी संस्तर में जीवांश की मात्रा बहुत ही अल्प होती है और ये मुख्य रूप से पैतृक सेलों यानी आधार सेल पर ही निर्भर करती हैं। इसको हम ग्ले लेयर के नाम से भी जानते हैं। सी परत को हम ग्ले परत के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसको हम ग्ले परत के नाम से भी जानते हैं, सी लेयर को। इसमें ऋतुक्षारित और बहुत ही खराब चट्टानें जो है इसमें मिलती हैं और इसकी संरचना इसकी संरचना आधार सेल पर ही निर्भर होती है। इसकी बनावट आधार सेल पर निर्भर होती है। और एक लास्ट में इसके भी नीचे जो होती है, किसी भी मृदा के सबसे जो निचला भाग होता है उसको हम बेस रॉक या पॉरेंट रॉक के नाम से जानते हैं, आधार सेल के नाम से जानते हैं। वो दृढ़ और सुअस्थायी होता है। तो ये आपको सॉइल प्रोफाइल के बारे में हमने बता दिया। 3 लेयर होती है, ओ, ए, बी और सी। ये 4 लेयर होती है, ओ को छोड़ करके 3 लेयर होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया किस लेयर की कौन कौन सी विशेषता होती है। अब मृदा प्रोफाइल के बाद में हम चलते हैं, देखते हैं कि मिट्टी के कणों का गठन किस प्रकार से होता है। जो हमारी मृदा बनती है उसके जो पेड़ होते हैं यानी कण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य रूप से आप देख रहे हैं, गोलाश्म यानी बोल्डर्स, ये सबसे बड़ा कण होता है मृदा का। यानी इसका जो व्यास होता है बोल्डर का वो लगभग, ये जैसे मृदा के कणों के प्रकार हम लोग देख रहे हैं, इस गोलाश्म का जो व्यास होता है वो 2 मिलीमीटर से अधिक होता है। यानी इसका जो व्यास होता है ये सबसे मोटा कण माना जाता है। मृदा प्रोफाइल में जो भी कण विद्यमान होते हैं मोटे से लेकर महीन तक, ये सबसे बड़ा होता है। कभी कभी क्रम आ जाता है परीक्षाओं में कि मृदा के कणों का विन्यास वृहद या अवरोही स्तर पर किस प्रकार से होता है। तो याद रखिए, गोलाश्म, बजरी, रेत, सिल्ट, चीका, पंख, ये जो है इन कणों का व्यास होता है। दूसरा होता है बजरी, ये 2 से लेकर के 2 से 56 मिलीमीटर का व्यास, सॉरी ये जो है ये भैया 256 मिलीमीटर व्यास से अधिक होता है। गोलाश्म यानी सबसे बड़ा होता है। ये 256 मिलीमीटर व्यास से अधिक का जो कण होता है उसको हम गोलाश्म कहते हैं। और 2 से लेकर 256 मिलीमीटर व्यास तक के कणों को हम बजरी या ग्रोवेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक महीन पदार्थ और होता है, 1 मिलीमीटर से लेकर के और 1/6 मिलीमीटर व्यास का जो कण होता है उसको हम रेत के नाम से जानते हैं, सैंड के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद में उससे भी महीन कण होता है सिल्ट, या जिसको हम गाद कहते हैं। नदी की तलहटी में अक्सर इसका निक्षेप होता है, महीन पदार्थों का निक्षेप होता है। ये 1/17 से लेकर के 1/17 से लेकर के और 1/256 मिलीमीटर व्यास का होता है। 256 मिलीमीटर व्यास का होता है। इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, वो भी डेटा अभी हम आपको बता दे रहे हैं।
और गाद से भी जो महीन होता है वो होता है चीका या क्ले। चीका का जो व्यास होता है इसको हम मृतिका भी कहते हैं, 257 से लेकर 8192, 1/257 मिलीमीटर से लेकर के 1/8192 मिलीमीटर व्यास के जो कण होते हैं, इसको 0.00 कुछ करके जाएगा। हाँ, सिल्ट का जो है क्ले का 0.002 मिलीमीटर, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो उतने में जाएगा ये। और चीका से भी महीन होता है पंख यानी मड, ये 1/8192 मिलीमीटर व्यास से जो है बहुत ही महीन कण होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो ये आप इनका क्रम याद रखिएगा। इसको बताने का सिर्फ इतना तात्पर्य है, ये मृदा के कणों का स्वरूप है जो व्यास के आधार पर देखा गया है। सबसे मृदा का मोटा कण जिसको हम गोलाश्म कहते हैं, उससे महीन ब्रजरी, उससे महीन रेत, उससे महीन सिल्ट, और फिर क्ले, और फिर मड यानी पंख। पंख भी 3 प्रकार का होता है, नीला पंख, हरा पंख, लाल पंख। इसको मैं ओशनोग्राफी में बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा चलते हैं हाँ, ये आप देख सकते हैं जो भी मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से उनके कणों का व्यास होता है। आप ये देख सकते हैं कल्कीय मृदा, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग दिखाया गया है। कल्कीय मृदा यानी बहुत ही एक्सरे विश्लेषण द्वारा हम इसको देख सकते हैं, यानी बहुत ही महीन कण होता है। उसके बाद में मृतिका, गाद, सूक्ष्म रेत, स्थूल रेत, बजरी और गुटका, ये क्रमशः जो है महीन से मोटे की तरफ ये कणों का व्यास चला है। जो भी मैंने बताया है उसी का ही स्वरूप है। ओके, अब इसके बाद में हम थोड़ा सा चलते हैं पीएच मान के अनुसार मिट्टी की प्रकृति क्या है। कभी कभी परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि पीएच मान किस मृदा का कैसा है, क्या है, इसको भी जानने की ज़रूरत है। तो 1 से 6 पीएच मान का तात्पर्य आप लोग जानते ही होंगे कि किस मिट्टी में उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है, या फसलों के उत्पादन के लिए अच्छी है। उसी से हम पीएच मान से किसी भी पदार्थ की क्षारीयता और अम्लीयता के गुणधर्म को जानने का प्रयास करते हैं। तो 1 से लेकर के 6 तक अगर पीएच मान है तो उसको हम एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदा के नाम से जानते हैं। ओके, दूसरा है यदि पीएच मान 7 है तो इसको हम उदासीन मिट्टी या न्यूट्रल सॉइल के नाम से जानते हैं, अर्थात ये तटस्थ मृदा होती है और फसलोत्पादन के लिए जो है प्रमुख रूप से यही मानी जाती है। फिर तीसरा है 8 से 14 यानी 7 के ऊपर जो होता है, कुल मिलाकर के 7 से एबव जो होता है उसको हम क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगर पीएच मान 8 से 14 या 7 के ऊपर जा रहा है तो वो क्षारीय मृदा हो जाएगी। इसमें भी उनकी मात्रा कितनी ज़्यादा है उसका भी पीएच मान थोड़ा अलग अलग होता है। बहरहाल आप इतना जानिए। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, किसी भी क्षेत्र में फसलों के विकास और उनके वर्धन के लिए जो मृदा का मान है वो 6 से लेकर के 7 पीएच मान के बराबर होना चाहिए। अगर 6 से 7 के बीच में उस मृदा का पीएच मान है तो वो फसलोत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है और उसमें फसल का उत्पादन अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जिस चीज़ को हमको मुख्य रूप से पढ़ाना है आप लोगों को, वो है भारत में मिट्टी और मिट्टियों के कौन कौन से प्रकार हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आज के चैप्टर का मुख्य बिंदु ही यही है जिसको मुझे विस्तृत रूप से पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए जो परीक्षा में पूछा गया है। मिट्टियों का जलवायु और वनस्पतियों से जो संबंध है वो बहुत ही अटूट है। किस क्षेत्र में मिट्टी का विकास किस प्रकार से होगा, यह जलवायु ही निर्धारित करती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों का जन्म हुआ है, उनका निर्माण हुआ है, उनका विकास हुआ। इस तथ्य को सबसे पहले रूस के विद्वान डोकुचायेव, इनका अजीब सा नाम है,
डाकुचायोव ये रूस के मृदा वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले मिट्टियों का अध्ययन और एक सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और सबसे पहले ही इन्होंने ये बताया था कि मृदा प्राकृतिक वनस्पति और उस क्षेत्र की जलवायु में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उसके बाद में एक और विद्वान थे, अमेरिकी विद्वान C.F. मार्फुट। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से जानने की ज़रूरत है, इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम मिट्टियों के अध्ययन की शुरुआत किसने प्रारंभ किया, या किस रूसी वैज्ञानिक ने प्रारंभ किया, या मृदा तंत्र का विस्तृत वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, इनको आप इसी समय बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद में एक अमेरिकन विद्वान थे, उनका नाम था C.F. मारवुत। इन्होंने 1938 में मृदा वर्गीकरण के व्यापक तंत्र का योजना एक बनाई थी, जिसको USDA सिस्टम कहा गया। USDA सिस्टम यानी यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट, इसको कहा गया यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसको कहा जाता है। यानी मृदा वर्गीकरण के व्यापक तंत्र की योजना जो प्रस्तुत की थी C.F. मार्फुट ने, उसको इसी नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये दो चीज़ें हो गई कि सबसे पहले अध्ययन किसने किया, वो डाकुचायोव ने किया था, और उसके बाद में विस्तृत वर्गीकरण, जो मृदा तंत्र का विस्तृत वर्गीकरण है, वो प्रस्तुत किया मारवुत महोदय ने। अब हम चलते हैं भारत में, देखते हैं कि मृदा के वर्गीकरण की क्या योजना रही। भारत में मुख्य रूप से आप जान रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राय चौधरी द्वारा जो है भारत के मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने मिट्टी में जो खनिज पदार्थ हैं और उसके रंग हैं और उसकी जो संरचनात्मक विशेषता है, उसके आधार पर भारतीय मृदाओं को 8 भागों में बांटा है। जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, वन व पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी, पीट मृदा और लवण युक्त मृदा। तो चलते हैं हम क्रमशः इसको एक एक करके सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं नंबर 1, जलोढ़ मृदा। देखिए इनकी क्या विशेषता है इन मिट्टियों की, और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं भौगोलिक दृष्टि से, और राजनैतिक इकाई के रूप में किन किन प्रदेशों में ये पाई जाती हैं, इसी को हम मुख्य रूप से जानेंगे। और इनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मृदा। इसको हम मुख्य रूप से एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। देखिए ये हमारे पूरे भारत में लगभग 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। यानी ये 43.4% भाग पर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 43.4% भाग पर जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए असंगठित और ढीले पदार्थों के जमा होने से जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण हुआ। आप देखेंगे ये पश्चिम में यहाँ पर सतलज नदी से लेकर के और पूरब में यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक ये जो शेड बना हुआ है, ये जलोढ़ मृदाओं का ही क्षेत्र माना जाता है। तो आप देखेंगे कि सिंधु नदी क्षेत्र और गंगा यमुना नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन,
महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन और इधर नर्मदा और ताप्ती के क्षेत्र में जो है ये जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। यानी नदी घाटी क्षेत्रों पर इन जलोढ़ मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। आप जानते होंगे कि हमारी सभ्यताओं का भी विकास जो है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो या दजला फरात की सभ्यता हो, ये सब सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे पर ही पाई गई हैं, क्योंकि नदी घाटियों के क्षेत्र में इन जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए सबसे प्रमुख जो आवश्यकता होती है वो भोजन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन नहीं है तो मनुष्य का जीवन सही तरीके से आगे की तरफ नहीं चल सकता है। तो इसलिए जहाँ पर उपजाऊ मृदा का विकास हुआ है उन्हीं क्षेत्रों पे जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। आप देखेंगे जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जमघट जो पाया जाता है, उनकी सघनता पाई जाती है, वो इन्हीं जलोढ़ मृदाओं के क्षेत्र में, नदी घाटी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम इसको और आगे। तो ये नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा घाटियों में ये पाई जाती है, उन नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है, और मुख्य रूप से गंगा, यमुना के क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विस्तार इनका यही क्षेत्र होता है। इनका रंग हल्का धूसर या राख धूसर प्रकार का मुख्य रूप से होता है। इनको केरल में तटीय जलोढ़ और महानदी, देख लीजिए इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, केरल में जलोढ़ मृदा को हम तटीय यानी कोस्ट एलुवियल तटीय जलोढ़, और नदी घाटी क्षेत्रों में यानी महानदी, कृष्णा, कावेरी में इसको हम डेल्टाई जलोढ़ के नाम से जानते हैं इस मृदा को। इस मृदा में पोटास और चूने की प्रधानता होती है। पोटास और चूने का प्रधानता होती है, लेकिन इसमें जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इसकी जो है कमी पाई जाती है। ये कम मात्रा में मिलती हैं, यानी मिलती हैं लेकिन इनकी मात्रा जो है कम होती है। याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा में पोटास और चूने की अधिकता पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी संरचना क्या है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे दोमट भी दो प्रकार की होती है, एक होती है चीका दोमट, एक होती है बलुई दोमट। तो जो बलुई दोमट होती है, बलुई दोमट में जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है, पानी बरसेगा तुरंत रिस करके नीचे अंडरग्राउंड हो जाएगा। लेकिन जो चीका दोमट होती है, इस चीका दोमट में जल धारण करने की क्षमता होती है। चीका दोमट में जल धारण करने की पर्याप्त क्षमता होती है। इसीलिए चीका दोमट जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वहाँ पर चावल और जूट की खेती फसलें होती हैं। बलुई दोमट में ज्वार, बाजरा और मूंगफली, ये सब फसलें जो हैं बलुई दोमट में होती हैं। अगर हम कुछ प्रतिशत के आधार पर देखें तो सामान्यतः एक दोमट मिट्टी में, याद रखिएगा ये इसी का पार्ट है, दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण होते हैं, 40% चीका के कण होते हैं, और 20% जो होता है वो गाद या सिल्ट के कण होते हैं। ओके, सैंड, क्ले और क्या कहते हैं सिल्ट, इनका ये प्रतिशत होता है। ये भी एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको दोहरा दे रहा हूँ। 40-40-20 यानी 40% बालू के कण, 40% चीका के कण और 20% जो होते हैं वो गाद के कण होते हैं। एक सामान्य दोमट मृदा में ये विशेषता पाई जाती है। दोमट मिट्टी में मुख्य रूप से हम जहाँ पर दोमट मिट्टी हल्की बलुई की मात्रा ज़्यादा है, ऊंचे जो क्षेत्र हैं, बांगर क्षेत्र हैं, वहाँ पर गेहूं की कृषि मुख्य रूप से होती है। और निचले भागों में जहाँ पर सिल्ट की मात्रा यानी चीका प्रधान दोमट जो पाई जाती है, जैसे पश्चिमी बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर, यहाँ पर मुख्य रूप से हम चावल की खेती करते हैं। और जूट, कपास, तिलहन, फल, सब्जी, इनको भी हम दोमट मिट्टी में उगाते हैं। दोमट मिट्टी को, जलोढ़ मृदा को हम मुख्य रूप से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मुख्य रूप से। एक है भाबर
जो इनका क्षेत्र है वो भी जान लीजिए। एक भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा बांगर क्षेत्र और चौथा खादर क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसको मैंने आपको उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ाते समय इन चीज़ों का जिक्र किया था, संक्षेप में बता दे रहा हूँ। भाबर जो क्षेत्र होता है जलोढ़ मृदा का, वो शिवालिक के गिरपद से लेकर के 8 से 16 किलोमीटर का जो रेंज होता है वहाँ पर भाबर का विस्तार पाया जाता है। यानी शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में ये जो क्षेत्र होगा ये जो है भाबर क्षेत्र कहलाएगा। भाबर की जो चौड़ाई होती है वो पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, पश्चिमी मैदान में ज़्यादा होती है। पूरब की तरफ भाबर सिकुड़ता जाता है, नहीं वहाँ पर उसकी चौड़ाई कम होती है। भाबर में जो बोल्डर, रेत, इनके बड़े बड़े कण होते हैं, उनका जमाव पाया जाता है। नदियाँ जब हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं तो उस क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से बड़े नाले से हो करके और नदी में जा के मिल जाती हैं। दूसरा क्षेत्र होता है तराई रीजन, यानी यहाँ पर पानी तो खूब बरसता है, पानी आता है, लेकिन ये सब पानी नालों के माध्यम से तराई रीजन में जाकर के चला जाता है। तो वहाँ पर नदियों का वास्तविक स्वरूप जो है तराई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण का क्षेत्र है। ये जो पार्ट है ये आपका तराई रीजन का पार्ट है। इसका भी विस्तार काफ़ी अधिक तक है यहाँ तक। और इन्हीं तराई और भाबर क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं तराई क्षेत्रों में। बांगर और खादर, बांगर को हमने बताया था आपको, बांगर नदियों के समीपवर्ती भागों का वह क्षेत्र होता है जिसकी ऊंचाई अधिक होती है, यानी नदियों से कुछ दूरी पर स्थित होता है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यानी बाढ़ के समय जिन क्षेत्रों पर बाढ़ का पानी न पहुंच पाए उस क्षेत्र को हम बांगर कहते हैं। ओके, बांगर का मतलब जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या होता है, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है, बैठ जाओ यहीं पर। इस क्षेत्र में क्या होता है कि अगर बारिश होती है तो जो बांगर क्षेत्र की महीन मृदा होती है, कोमल मृदा होती है, वो कट पिट करके निचले भाग में जाकर जमा हो जाती है और उसके ऊपरी भाग में ककड़ीली और पथरीली मृदा देखने को मिलती है, जिसको हम भूड़, रेह और कल्लर के नाम से जानते हैं। आप पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में इस प्रकार की दृश्य जो है बहुत देखने को मिलेंगे। दूसरा होता है खादर एरिया। अच्छा, ये बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है। खादर एरिया वह क्षेत्र होता है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ के समय पानी भर जाता है, चारों तरफ पानी फैल जाता है। आप जानते होंगे बाढ़ के दौरान जो बाढ़ का पानी होता है वो मटमैला होता है और उसमें तमाम प्रकार के मृदा के अंश घुले हुए होते हैं और वही अंश जब बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरता है तो वहीं पर एक परत के रूप में जम जाता है, जिसको हम न्यू एल्यूवियल सॉइल या नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र और जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। आप इसमें देख सकते हैं ये आपका जलोढ़ मृदा है और ये एरिया आप देखेंगे पंजाब हरियाणा का कुछ क्षेत्र, फिर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये बिहार का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र, असम का निचला भाग, और यहाँ पर गुजरात में जो नर्मदा और ताप्ती का क्षेत्र है वहाँ पर, फिर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टाई जो भाग है इन क्षेत्रों पर, कावेरी और ये महानदी गोदावरी, इन क्षेत्रों पर जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो मैंने इसको आपको ये कंप्लीट बता दिया। अब अगली मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। सेकंड, लाल एवं पीली मिट्टी, रेड एवं येलो सॉइल, यह देश का एक दूसरा मिट्टी का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर लाल और पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी ये पूरे भारत के क्षेत्रफल के लगभग 18.6% क्षेत्र पर ये लाल और पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर तमिलनाडु से लेकर के
ये लाल मृदा का क्षेत्र ये आपका है। यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु से लेकर के और उत्तर में यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र तक इसका विस्तार एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। ओके, इसके अतिरिक्त इस मृदा का विकास थोड़ा सा यहाँ पर कच्छ की खाड़ी के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, हाँ, इसका विस्तार जो है ये, हाँ अच्छा, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक भी पाया जाता है, दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर के उत्तर में बुंदेलखंड तक और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक, और थोड़ा सा ये कच्छ के पूर्व में पाया जाता है मुख्य रूप से। अब आपको मैं बता दूं कि इस मिट्टी का विस्तार, जो हमारी प्राचीनतम ग्रेनाइट नीस चट्टानें थीं, उनके अपरदन और अपक्षय की प्रक्रियाओं के कारण जमाव होने से इस लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें लोहे की प्रचुरता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें थोड़ा सा जो, हाँ, लोहे की प्रचुरता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। लोहे के अंश अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए जो है इनका रंग लाल पाया जाता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण जो है इनका रंग लाल देखने को मिलता है। और इसमें जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश, इनकी कमी जो है मानी जाती है। ये कम उर्वर मिट्टियाँ मानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है इसमें, लाल और पीली मिट्टी में, क्योंकि इसमें जो महीन क्षेत्र है, जैसे कुछ मोटे कणों वाली लाल पीली मिट्टी होती है, कुछ महीन कणों वाली लाल मिट्टी होती है। तो महीन कणों वाली जो लाल मिट्टी होती है उसमें बाजरा, मूंगफली, आलू, चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। और ये मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ है। अगर हम देखें राजनीतिक दृष्टि से तो संपूर्ण तमिलनाडु का भाग इसके अंतर्गत आएगा, और कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग आएगा। और यानी इस क्षेत्र पर जो जो स्टेट पड़ते हैं, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा, झारखंड और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का भाग, ये पूरा जो है लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। चलिए, अब इसके बाद में हम देखते हैं जो अगला क्षेत्र है वो है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का क्षेत्र तीसरा। ये भी महत्वपूर्ण है। ब्लैक सॉइल, देखिए, ब्लैक सॉइल का निर्माण जो हुआ है वो क्रिटेशियस युग में पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर भ्रंशन की क्रिया हुई, और भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये अरब सागर यानी भारत का पश्चिम भाग जो है एक कगार के रूप में नीचे की तरफ धंस गया, जिस पर जल का विस्तार हो गया। अब जब वो क्रैक हो गया तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से करोड़ों अरबों टन मैग्मा निकल करके पूरे महाराष्ट्र, गुजरात और इस 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैल गया। तो ये बेसाल्ट से निर्मित काली मृदा का निर्माण हुआ है। यानी आप देखेंगे तो इसका जो टोटल एरिया है लगभग 49.8 मिलियन हेक्टेयर, या हम इसको सीधा सीधा 5 लाख वर्ग किलोमीटर हम इसको मानते हैं मोटे मोटा, और ये लगभग 15.2% क्षेत्र पर भारत के ये काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगर हम देखेंगे तो ये संपूर्ण महाराष्ट्र और उत्तरी पूर्वी कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन हिस्सों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और देखिए ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। तो राजस्थान में भी 2 क्षेत्र हैं, बूंदी और टोंक जिला, उनमें भी काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इसमें पोटास, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश की कमी पाई जाती है।
काली मिट्टी में। चूँकि इस मिट्टी पर जब बारिश होती है तो ये मिट्टी एक गीली और चिपचिपी हो जाती है। गीली और चिपचिपी हो जाने के कारण जब ये सूखती है तो इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में कपास की फसल बहुत ज़्यादा पैदा होती है, इसलिए इसको कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ब्लैक चरनोजम, ब्लैक ट्रॉपिकल और ब्लैक चरनोजम भी इसको कहा जाता है। हाँ, ट्रॉपिकल ब्लैक और ट्रॉपिकल चरनोजम, ट्रॉपिकल ब्लैक और ट्रॉपिकल चरनोजम। इसके नाम से भी ये जानी जाती है। तो इतनी चीज़ें हैं। कपास मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपास ज़्यादा पैदा होता है। रेगुर मिट्टी और स्वतः जुताई वाली क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ये उधड़ने लगती हैं, इसकी परतें उधड़ने लगती हैं। ब्लैक ट्रॉपिकल और ब्लैक चरनोजम की विशेषताएं भी इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जिससे इसको हम कहते हैं। अब मैं इसमें बता दूं कि इस मिट्टी में लोहे में टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण ही इस मिट्टी का रंग जो है काला हो जाता है। और इस मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है कपास। उसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण फसल है गन्ना। कपास, गन्ना, ये दो जो है इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसलें हैं। और इसके अतिरिक्त गेहूं, ज्वार, अलसी, सरसों, मूंगफली और तिलहन फसलों का भी उत्पादन काली मिट्टी के क्षेत्र में किया जाता है। अब इसके बाद में हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं। हाँ, तीसरे प्रकार की जो मृदा है, हाँ चौथे प्रकार की जो मृदा है उसको हम कहते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा का जो सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में बुकानन महोदय के द्वारा किया गया। ये याद रखिएगा, लेटेराइट मृदा का सर्वप्रथम अध्ययन 1905 में बुकानन महोदय के द्वारा किया गया। ये लैटिन भाषा के लेटर शब्द से मिलकर बना है। लेटर शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। अर्थात इस मृदा को गीली करके यदि सुखाया जाए तो ये पत्थर के समान, ईंट के समान कठोर हो जाती है, इसलिए इसको लेटेराइट मृदा के नाम से जाना जाता है। और ज़्यादातर ईंटों का निर्माण, अगर इस प्रकार की मृदा कहीं पर मिल जाती है तो ईंटों का निर्माण उससे कर सकते हैं। इसका संबंध हाई टेम्परेचर और उच्च वर्षा और उच्च तापक्रम की दशाओं से होता है। उच्च तापक्रम और उच्च वर्षा, ये दो दशाएं जहाँ पर होती हैं वहाँ पर लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। और उस लेटराइजेशन की प्रक्रिया में जो है चूना और सिलिका का निछालन हो जाता है, यानी वो ऊपरी सतह से निचले सतह में चूना और सिलिका के तत्व जो है चले जाते हैं और ऊपर की तरफ लोहे के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के यौगिक जो है मृदा में शेष बचे रहते हैं। तो ये लेटराइट मृदा की पहचान है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, आप देखेंगे लेटराइट मृदा, ये जो शेड आपका बना हुआ है ये लेटराइट मृदा का है। यहाँ पर आप देखेंगे असम के कुछ क्षेत्रों में, मेघालय के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, हाई टेम्परेचर का क्षेत्र, इसलिए वहाँ पर लेटराइट मृदा मिलती है। यहाँ पर आप तमिलनाडु के क्षेत्र में देखेंगे जहाँ पर दक्षिणी पूर्वी मानसून टकरा करके यहाँ पर वर्षा करता है। और ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आप देखेंगे केरल के आसपास क्षेत्रों में ये लेटराइट मृदा मुख्य रूप से देखने को मिलती है।
तो ये इनके लेटराइट मृदा के क्षेत्र हैं जहाँ पर भारी तापक्रम और भारी वर्षा होता है। देखें तो पश्चिमी घाट के गिरपद में जो है ये यानी केरल के आसपास क्षेत्रों में, केरल के क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण एक पट्टी के रूप में मिलते हैं, तमिलनाडु में मिलते हैं, मालाबार और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा के थोड़ा सा पठारी भागों पर ये मृदा मिलती है। ये आप देखेंगे यहाँ पर क्षेत्रों में मिलती है, कुछ झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मिलती है, और यहाँ पर गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में, यहाँ पर काठियावाड़ के थोड़ा सा उत्तर और यहाँ पर दक्षिण पर ये लेटराइट मृदा देखने को मिलती है, इनका विकास हुआ है। इस मृदा में मुख्य रूप से चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना और काजू और अनाज और मसालों की खेती मुख्य रूप से की जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर इस क्षेत्र पर, तो यहाँ पर जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ पर लेटराइट मृदा में काजू की फसलें जो है उगाई जाती हैं। काजू की फसल एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में है, उसकी फसल इसमें उगाने का काम किया जा रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, इनमें जो है काजू की फसल इसमें उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त रबड़ और मसालों की खेती भी जो है इस लेटराइट मृदा के अंतर्गत होती है। अगला हम चलते हैं, इस मृदा में सामान्यतः लोहा, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है जैसे मैंने बताया, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश की कमी पाई जाती है। अगला है पर्वतीय मृदा, नंबर 5। आप देख रहे होंगे ये जो शेड है आपका, ये वन मृदा या पर्वतीय मृदा। आप देखेंगे यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो नेपाल का तटवर्ती भाग है यानी शिवालिक का जो तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में ये जो है मुख्य रूप से पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये वास्तव में अविकसित मृदाएं होती हैं, यानी इनका विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ये मृदाएं पर्वतीय भागों में जहाँ पर ऊंचाई वाला क्षेत्र होती है वहाँ पर मोटे कणों के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन निचली घाटियों में ये महीन कणों के रूप में पाई जाती हैं और इनको अपरिपक्व मृदाएं कहती हैं क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इन क्षेत्रों पर वनों के निर्वनीकरण के कारण बहुत सी मृदाओं का अपरदन हुआ है। भूस्खलन की समस्याओं से ये क्षेत्र जो है ग्रसित रहते हैं। इन क्षेत्रों में बागानी कृषि की जाती है, चाय, कहवा, मसाला और फलों, जैसे यहाँ कश्मीर के हिस्से में देखेंगे सेब, नाशपाती, इन सब फलों की खेती जो है मुख्य रूप से की जाती है। संतरा की खेती की जाती है और ये पतली परत के रूप में होते हैं। लगभग 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर छिछली होती है और नदी घाटी क्षेत्रों में इनकी थोड़ी सी मोटी परत होती है। इसके बाद में हम अगला चलते हैं, नंबर 6, शुष्क मृदा। शुष्क मृदा या हम इनको मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं, डिजर्ट एरिया में जो पाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर उत्तरी गुजरात का क्षेत्र और ये राजस्थान का भाग। जैसे राजस्थान में भी 2 एरिया हैं, एक सेमी डिजर्ट एरिया, एक डिजर्ट एरिया। तो जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम डिजर्ट एरिया कहते हैं। वहाँ पर वर्षा बहुत ही लेस मात्र होती है, केवल रेत के कण और धूल के कण ही दिखाई देते हैं। लेकिन जो सेमी डिजर्ट एरिया है उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं के विकास के परिणाम स्वरूप गेहूँ और ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, तिलहन, इन सब की फसलों का भी उत्पादन किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसमें कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। आप देखे होंगे मैंने जितनी भी मिट्टियों का भी बताया है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। भारतीय मिट्टियों की एक जो है थोड़ी सी कमी है उनके उपजाऊपन और उनके स्थिरीकरण की, कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए हम इसको रासायनिक उर्वरक के रूप में डाल करके उस कमी को पूरा करते हैं। कम आवश्यकता वाली फसलें इन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, तिलहन, मूंगफली, सरसों इत्यादि। आगे हम आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद में है एक लवणीय मृदा, सेलाइन सॉयल, नंबर 7, बस समाप्त होने वाला है। सेलाइन सॉयल, लवणीय मृदा। देखिए लवणीय मृदा का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है
जहाँ पर या तो शुष्क दशाएं हैं और बरसात के कारण जल का एकत्रीकरण हुआ और फिर सूख गया, वहाँ पर लवणीय मृदा का विकास हुआ है। और या वह क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या ज़्यादा है, यानी काफ़ी समय तक पानी टिका रहता है, चाहे वो सिंचाई के परिणाम स्वरूप और चाहे जो है बारिश के परिणाम स्वरूप, जहाँ पर ज़्यादा समय तक जल भरा रहता है उन क्षेत्रों पर ये लवणीय मृदा देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको बता दूं, पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये लवणीय मृदा, यहाँ पर आप देखेंगे जल भराव की समस्या यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में और यहाँ पर भी पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ पर नहीं दिखाया गया है, मैं उसका विश्लेषण बता दे रहा हूँ। यहाँ पर तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों पर यहाँ पर ये लवणीय मृदा के क्षेत्र हैं, यानी अत्यधिक वर्षा वाले या जल जमाव वाले क्षेत्र हैं या तो शुष्क भाग वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई के साधनों का ज़्यादा विकास किया गया है। ये पश्चिमी गुजरात, पूर्वी के डेल्टाई क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन, कच्छ के रण में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये देखिए पूर्वी डेल्टाई प्रदेशों में यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर तमिलनाडु में, आंध्रा और ये पश्चिमी बंगाल, इन क्षेत्रों पर जो है ये मुख्य रूप से लवणीय मृदा का विकास हुआ है। लेकिन पंजाब के कुछ क्षेत्रों की मिट्टी और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की मिट्टी भी लवणीय हो रही है। उसका मुख्य कारण है कि पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है। नहर के द्वारा सिंचाई, नलकूप के द्वारा सिंचाई की जा रही है, जिसके आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हो जा रही है और मृदा के जो ऊपरी संस्तर ओ लेयर के जो जैविक पदार्थ हैं वो निछालन की प्रक्रिया द्वारा, कोशिका क्रिया द्वारा निचले भागों में चले जा रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र की मिट्टी में भी लवण की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है। ऊसर और बंजर की अधिकता इन क्षेत्रों में पाई जा रही है। मुख्य रूप से ये बलुई दोमट, बलुई से लेकर के दोमट तक हो सकती है, यानी इसमें बालू की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लवणों की मात्रा अधिक होती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और चूने की जो है कमी पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से ये अनुपयुक्त मृदा होती है, लेकिन इसमें जिप्सम और पायराइट, इन दोनों को मिला करके हम लवणीय मृदा को सुधार सकते हैं, उनको अच्छा कर सकते हैं, कृषि योग्य बना सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में हमने बताया कि ज़्यादा सिंचाई के कारण जो है मृदा लवणीय हो रही है और इन क्षेत्रों में इन मृदाओं को ऊसर, रेह, कल्लर, भूड़ के नाम से जाना जाता है। अधिक लवणीय वाले मृदा राज्य जो हैं गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनका क्रम याद रखिएगा। गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी टोटल एरिया में जो लवणीय मृदा का प्रतिशत क्षेत्र पाया जाता है वो गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में क्रम से है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। हाँ, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। पीट मृदा या दलदली मृदा, नंबर 8। पीट मृदा या दलदली मृदा, ये मिट्टियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं ज़्यादातर नदी घाटी क्षेत्रों पर या जहाँ पर ज्वार आता है। डेल्टाई क्षेत्रों में जल भराव के कारण इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है और ये भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में ये डेल्टाई या दलदली मृदा पाई जाती हैं। इनका सबसे ज़्यादा विस्तार जो डेल्टाई मृदा का है, ये आप देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र में हम मान सकते हैं। थोड़ा सा इसका शेड बहुत कम दिखाया गया है, एरिया बहुत कम दिखाया गया है। ये यहाँ पर ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है ये इसी एरिया का है, पीट और दलदली मृदा का क्षेत्र है। इसमें अम्लीय लवण पदार्थ और जैवीय पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है और फास्फेट और पोटास की कमी होती है। अम्लीय गुण और फेरस आयरन के कारण इसका रंग नीला कुछ दिखाई देता है। और इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है पीट या दलदली मृदा की, मैग्रोव वनस्पतियाँ
इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। केरल में ये 2-3 जगह पर बहुत ज़्यादा है ये। एक तो केरल में, यहाँ पर प्लस कम दिखाया गया है, हाँ केरल में एक है अलप्पुझा जिला और उत्तराखंड के अल्मोड़ा और सुंदरबन के डेल्टा, 3 क्षेत्र इसके प्रमुख रूप से हैं जहाँ पर इनका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। केरल के अलप्पुझा जिला और उत्तराखंड में अल्मोड़ा और ये पश्चिमी बंगाल का जो डेल्टाई भाग है उस क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर ज्वारीय वनस्पतियाँ या मैग्रोव वनस्पतियों का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका मृदा और उससे संबंधित जो प्रमुख तत्व थे, भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और उनका क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, इसको आपने देखा। अब इसके बाद में हम देखते हैं हाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, इसके बारे में आप जान लीजिए। इस योजना की शुरुआत 1915 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के गंगानगर जिले में सूरतगढ़ से ये योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना का उद्देश्य ये था कि लगभग 14 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाए। यानी यह कार्ड किसी भी क्षेत्र में मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति को बताता है। यानी किसी एरिया में जहां पर कृषक अपना खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं तो उनकी मृदा किस प्रकार की है, उसमें पोषक तत्व कौन कौन से कमी है, किस किस पोषक तत्वों की ज़रूरत है, इस कार्ड में उस चीज़ को अंकित किया जाता है। कितनी मात्रा में कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है उसको डाला जाए जिससे पैदावार ज़्यादा हो। इस कार्ड में उसका जो है लेखा जोखा रखा जाता है। तो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को याद रखिएगा। और ये सूरतगढ़ और गंगानगर जिला है राजस्थान का, वहीं से ये जो है राजस्थान से शुरुआत की गई थी, सूरतगढ़ से, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एक चीज़ और आपको थोड़ा सा जानना है, वर्ल्ड सॉयल डे, हाँ इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड सॉयल डे, विश्व मृदा दिवस, ये पुराना है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा में ये प्रस्ताव पारित किया गया था और 2014 से पहली बार जो मृदा स्वास्थ्य वर्ल्ड सॉयल डे यानी मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस मनाया गया था, वो मनाया गया था 2014 में। और 2013 से इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई थी, पहली बार 2013 में मनाया गया था। तो ये प्रति वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता था, याद रखिएगा 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष से मनाया जाता है। इस पर ध्यान मत दीजिए, ये चीज़ें मत ध्यान दीजिए। कहने का मतलब 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब की गई और मृदा दिवस कब मनाया जाता है। मृदा दिवस की शुरुआत वर्ष 2014 से शुरुआत किया गया था। 2020 में भी ये मृदा दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य थीम था मृदा को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना। यानी मृदा को जीवित रखना और मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना, ये 2020 का जो है 5 दिसंबर 2020 का मुख्य थीम था, मुख्य उद्देश्य था। हाँ, अब हम आते हैं कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं। चलिए कुछ चीज़ों को हम और जान लेते हैं। टाइम कितना होगा?
चलिए, मृदा से संबंधित हमने बताया था कि जैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी शब्दावलियों के बारे में जान लिया। दूसरा पार्ट हो गया कि हमने भारत की मिट्टियों के बारे में देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तीसरा पार्ट थोड़ा सा और भी शब्दावलियों को आप जान लीजिए कि मृदा अवकर्षण क्या होता है, मृदा अपर्दन क्या होता है, किन किन रूपों में होता है और इसके प्रबंधन के क्या उपाय करने चाहिए। बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ, बाकी इसको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो देखिए, मृदा अवकर्षण इसको हम सॉयल डिग्रेडेशन के नाम से भी जानते हैं या मृदा ह्रास के नाम से जानते हैं। मृदा अवकर्षण का मतलब होता है कि मिट्टी की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास होना, चाहे प्राकृतिक कारकों के माध्यम से, चाहे मानवीय गतिविधियों के माध्यम से। जब मिट्टी की गुणवत्ता, किसी क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता में निरंतर कमी होती रहती है तो उसी को हम मृदा अवकर्षण या सॉयल डिग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। अब वो कई कारण हो सकते हैं, अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रियाओं के द्वारा, कटान के द्वारा, नदियों के कटान के द्वारा मृदा अवकर्षण भी हो जाता है, मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी कट करके दूसरे क्षेत्र में बह जाती है। कुछ मानवीय गतिविधियां होती हैं, हम बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन करने लगते हैं, गहन कृषि को अपनाने लगते हैं, या कुछ शुष्क क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा फसलों के उत्पादन के लिए अत्यधिक सिंचाई करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में मृदा के जो पोषक तत्व होते हैं उनमें निरंतर कमी की प्रवृत्ति आने लगती है, उसी को हम सॉयल डिग्रेडेशन या मृदा अवकर्षण कहते हैं। अगला है मृदा अपर्दन। जब विभिन्न कारकों के माध्यम से, प्राकृतिक कारकों के माध्यम से मिट्टी एक स्थान से कट पीट करके दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसको हम मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन के द्वारा मिट्टी के ऊपरी परतों का विनाश होता है, जिसके कारण उपजाऊ मृदा का ह्रास होता है और फसल उत्पादकता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये एक मृदा अपर्दन है। भारत में मृदा अपर्दन के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मिट्टी का कटान जारी है, जैसे चंबल का बीहड़ क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर मिट्टी का कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है और उपजाऊ मिट्टी का ह्रास हो रहा है। इसके द्वारा बहुत ही नुकसान होता है। तो चलते देखते हैं थोड़ा सा मृदा अपर्दन किन रूपों में होता है। पहला होता है फ्लैश इरोजन। फ्लैश इरोजन, इसको हम कहते हैं बूंद अपर्दन। जब बारिश की बूंदें किसी समतल धरातल पर पड़ती हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत असंगठित और वियोजित होकर के, विघटित होकर के अलग होने लगती है। यह मृदा अपर्दन की पहली प्रक्रिया होती है, जिसको हम फ्लैश अपर्दन या बूंद अपर्दन के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है सीड अपर्दन। इसको हम कहते हैं परत अपर्दन। जब किसी समतल सतह पर वर्षा की बूंदों जो पड़ती हैं और वो जो है एक समतल सतह पर से होकर के बहने लगती हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत को काट पीट करके आगे की तरफ बहा ले जाती हैं। इसको हम परत अपर्दन या सीड इरोजन के नाम से जानते हैं। ठीक ठीक, सीड अपर्दन के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा मिट्टी की पतली परत का विनाश होता है, अपक्षरण होता है। अगला है रिल इरोजन। इसको हम कहते हैं रिल इरोजन ही इसको कह सकते हैं। रिल अपर्दन में क्या होता है कि जो जल का बहाव होता है, वर्षा के जल का बहाव होता है, जब वो छोटी छोटी कम गहरी नालियों के माध्यम से होकर के जल आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको हम रिल इरोजन के नाम से जानते हैं। और चौथा होता है गली इरोजन। गली इरोजन,
गली इरोजन, इसको हम कहते हैं अवनलिका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन में क्या होता है, वही छोटी छोटी नालियां जो एक रूप में बहती हैं उन्हीं का विस्तार हो जाता है और तमाम खड्ड का निर्माण कर देती हैं, यानी एक मुख्य धारा के रूप में वो बहने लगती हैं और जगह जगह पर जो कृषि क्षेत्र होते हैं उनको काट पीट करके बीहड़ का निर्माण कर देते हैं, उत्खात अस्ताकृति का निर्माण करते हैं। इसको हम बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे चंबल नदी ने तमाम जो है अपने क्षेत्र में उबड़ खाबड़ बीहड़ों का निर्माण किया है, तो वो अवनलिका अपर्दन या गली इरोजन के कारण ही वो चीज़ें संभव होती हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा चलते हैं, संक्षेप में आपको बता दे रहे हैं। मृदा संरक्षण, हालांकि ये चीज़ें आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको विस्तृत रूप से, लेकिन संक्षेप में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मृदा संरक्षण होता क्या है। मृदा को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसका उपजाऊपन बरकरार रखें, किससे उसमें फसलों के विभिन्न प्रकार के फसलों की पैदावार होती रहे, जीवांशवर्धन की क्षमता बनी रहे, इसी को हम मृदा संरक्षण कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 उपाय द्वारा हम मृदा को संरक्षित रख सकते हैं। पहला यांत्रिक उपाय, जिसमें हम जहाँ पर जल बहाव ज़्यादा हो रहा है, जिन खेतों पर या जिन क्षेत्रों पर, वहाँ पर मेड़बंदी भी कर सकते हैं, उसके द्वारा जल के बहाव को रोक सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा हम जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और जिन क्षेत्रों पर जल का प्रवाह बहुत तेज़ी के साथ होता है, वहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर या पत्थर रख करके मिट्टी के कटान को हम रोक सकते हैं। ये यांत्रिकी उपाय है जिसके द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा है जैविक, बायोलॉजिकल मेथड। जैविक उपाय में क्या होता है, जैविक उपाय में क्या होता है कि जैसे हम किसी भी क्षेत्र की मृदा जो ह्रास उसका हो रहा है, उपजाऊपन खत्म हो रहा है, वहाँ पर हम कृषि प्रणाली में फसल चक्र को अपनाएं। फसल चक्र या सस्यावर्तन, इसका मतलब ये होता है कि फसलों को हेर फेर करके उगाना। हम एक ही फसल अगर गेहूं ही उत्पन्न कर रहे हैं या चावल ही उत्पन्न कर रहे हैं तो उससे मृदा का उपजाऊपन बरकरार नहीं रहता है, नष्ट होने लगती है। या केवल गन्ने की खेती कर रहे हैं, यानी एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन ना करें, बल्कि फसल चक्र अपना करके क्रमशः फसलों का उत्पादन करें। और कभी कभी ज़मीन को परती भी छोड़ दें, या सनई ढैंचा जो जैविक कंपोस्ट खाद होता है उनको उत्पन्न करके उनको जो है जुताई के माध्यम से उनको मिट्टी में मिला दें। इससे मृदा की उर्वरता बरकरार रहती है। फिर है वर्मी कंपोस्ट, इसका भी प्रयोग किया जाए। विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। जैसे केचुआ को किसान मित्र कहा जाता है, वो मिट्टी को भुरभुरी और उपजाऊ करने का काम करता है। हरी खाद और जैविक खाद का प्रयोग करें और कृषि वानिकी को हम अपनाएं। ये सब चीज़ें आपको इन्वायरमेंटल स्टडी में जो है मुख्य रूप से पढ़ाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं संक्षेप में रूप में कर रहा हूँ। और तीसरा जो मृदा संरक्षण का उपाय होता है वो होता है सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्टिंग। इसके अंतर्गत हम जिन क्षेत्रों पर चराई ज़्यादा होती है जीव जंतुओं के द्वारा या पशुओं के द्वारा चराई ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों पर चराई पर रोक लगाएं, क्योंकि चराई के द्वारा मिट्टी के कण जो है ढीले होने लगते हैं और जब उन पर बरसात होती है तो वो कण जो है कट पीट करके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर एक है झूम कृषि पर रोक। झूम कृषि जो पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, जहाँ पर झूम कृषि के अंतर्गत वनस्पतियों, झाड़ियों, वनों को काट करके वहाँ पर खेती की जाती है, फिर दूसरे स्थान पर बदल देते हैं, तो इस प्रक्रिया पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। इससे हम मृदा को सुरक्षित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, किसी क्षेत्र में यदि मिट्टी का कटान हो रहा है तो वहाँ के एक जन समुदाय की भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि उस मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएँ और जन सहयोग प्रदान करें। चलिए, ये आपका हो गया पार्ट मृदा, और इसी के साथ में ये पार्ट कंप्लीट होता है। लेकिन दूसरा पार्ट नेचुरल वेजिटेशन, इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा हो जाए। इसमें हम मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति क्या है और भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति हैं, उनका क्षेत्र क्या है, संक्षेप में हम इसको भी जान लेते हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। पास कर दो, पास। तो चलिए हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। इसको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते समय इस लेक्चर को दे चुका हूँ कि विश्व स्तर पर प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण कैसा है। उसमें मैंने भारत के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन इसमें स्पेशल आपको देखना है। थोड़ी देर में हम इसको भी देख लेते हैं कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं, इनकी विशेषताओं का, चूँकि मैं लेक्चर दे चुका हूँ पिछले लेक्चर में नेचुरल वेजिटेशन में, तो इसमें यही देखना है कि कौन सी वनस्पति भारत में कहाँ पर पाई जाती है। तो देखते हैं इंडिया नेचुरल वेजिटेशन। हाँ देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य ऐसी वनस्पति से होता है जो किसी बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः उगती है। यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों, मृदा और जो तापक्रम, वर्षा की दशाएं हैं, उनसे प्रभावित होकर के यदि किसी क्षेत्र की वनस्पति स्वतः उगती है, यानी उसके उत्पत्ति और विकास में मनुष्य का कोई योगदान ना हो, तो ऐसी वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधों से लेकर के छोटी छोटी घासों को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी वन समुदाय, फॉरेस्ट को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार के। घास समुदाय को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसमें प्रेरी, स्टेपी, वेल, डाउन्स, पंपास, कंपॉज, लानोज, ये सब भी होते हैं। घास क्षेत्र भी आते हैं। इसके अंतर्गत मरुस्थलीय क्षेत्र की भी वनस्पतियाँ आती हैं, और दूसरा जो डेल्टाई क्षेत्र की वनस्पतियां हैं, टैगा टुंड्रा की क्षेत्र की वनस्पतियां हैं, इनको भी सम्मिलित किया जाता है नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत। हम सीधा चलते हैं भारत में कौन कौन सी, किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और उनके क्षेत्र क्या हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय सदाबहार। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। सीधा सा आप यहाँ पर देखिए, ये जो शेड आपका बना हुआ है, ये ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का बना हुआ है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार, इन दोनों के क्षेत्र को एक ही शेड से यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एरिया ये पड़ रहा है, ये पूरा ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पड़ रहा है, आप जानते होंगे। अच्छा, दूसरा जो एरिया है वो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो इस पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकरा करके पश्चिम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। इस वनस्पति की सबसे ज़्यादा विशेषता होती है कि 200 सेंटीमीटर, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार, ये दोनों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। पहली चीज़, टेम्परेचर भी 22 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन क्षेत्रों पर टेम्परेचर रहता है। 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है, यानी तापक्रम और वर्षा के प्रभाव से जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का जन्म होता है। ये वनस्पतियाँ वहीं पर पाई जाती हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और जहाँ पर वर्षा की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। उन क्षेत्रों पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आप देखेंगे पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है वो वर्षा प्रदेश, यानी यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। इधर वाला भाग तो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, लेकिन ये भाग जो अरब सागर के ढाल वाला भाग है, यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है और टेम्परेचर भी लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड के से ऊपर ही रहता है। तो इस क्षेत्र पर ये सदाबहार वनस्पतियों का प्रादुर्भाव हुआ है। दूसरा, आप देखेंगे जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तर की तरफ ऐसे बढ़ता है आगे की तरफ, तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर खूब घनघोर कर बारिश होती है। कुछ पश्चिमी बंगाल के हिस्से पर, उड़ीसा के पूर्वी भाग पर, और यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन क्षेत्रों पर भी खूब ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ तक कि मैं बता दूँ, यहाँ पर गोरो, खासी, जयंतियाँ, इन पहाड़ियों के बीच में बादल उमड़ करके बहुत ज़्यादा भीषण वर्षा करते हैं। बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। मासिन राम, चेरापूंजी, आप जान रहे हैं कि विश्व के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं।
तो इन भागों में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत धनी होती है और इसमें शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आबूनस, बांस, ताड़, ये सब जो है लकड़ियाँ ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। ये व्यापारिक महत्व की लकड़ियाँ नहीं होती हैं क्योंकि इनकी प्रकृति कठोर होती है। आप देखेंगे कि सह्याद्र जो क्षेत्र है यानी पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, इसके उत्तरी सह्याद्र के क्षेत्र में इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को सोलाश वन भी कहा जाता है। ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि 16 वन किन क्षेत्रों में होते हैं, तो ये पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उत्तरी सह्याद्र में क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे तो इसमें और भी चीज़ें हैं। इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये एरिया भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है और इसको जो है उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का घर भी कहा जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से विशालकाय वृक्ष डिप्टेरोकार्पस और टर्मिनालिया, ये 2 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। अब इन्हीं क्षेत्रों में जो ये शेड से दिखाया गया है, इनमें सदाबहार और अर्ध सदाबहार दोनों प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कुछ वृक्ष होते हैं जैसे साइडर, हैलाक, कैल गुजराल, गुर्जन, लालटेन, चंबा, रोजवुड, ये सब जो है थोड़ा अर्ध सदाबहार प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, लेकिन दोनों का क्षेत्र एक ही शेड से इसमें दिखाया गया है। अगला चलते हैं नंबर 2, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, देखिए 2 प्रकार का ये होता है। एक होता है आर्द्र पर्णपाती जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है जिन क्षेत्रों में, यानी इन क्षेत्रों में वर्षा जो है लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। तो जहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पर शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं। दोनों के एरिया को एक ही दिखाया गया है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इनको सीधा सीधा आप जान सकते हैं, चाहे आर्द्र पर्णपाती हो चाहे शुष्क पर्णपाती हो। आर्द्र पर्णपाती वन भी पत्तियां वर्ष भर में एक बार अपनी गिरा देते हैं और शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं वो भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी इनको पतझड़ वन के नाम से जाना जाता है। ये पूरा सेट जो आपका बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में, ये आर्द्र पर्णपाती है। लेकिन भारत में अगर वनस्पतियों को देखें तो शुष्क पर्णपाती का एरिया ज़्यादा है, आर्द्र पर्णपाती से शुष्क पर्णपाती का एरिया ज़्यादा है। चलिए दोनों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्द्र पर्णपाती में बसंत व ग्रीष्म ऋतु में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहते हैं। ये हिमालय श्रेणियों के गिरिपद में, ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा एरिया आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र का है। भाबर और तराई प्रदेश ये भी जो है आपका इसी में आ जाएगा। फिर जो है आप देखेंगे मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिमी उड़ीसा, महाराष्ट्र का हिस्सा, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन सब हिस्सों में आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं। इसमें साल, सागौन, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ, आम, ये वृक्ष जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं और भारत की मानसूनी जलवायु का इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अच्छा, इसी एरिया में जो आपने देखा है, ये जैसे इसी एरिया में शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर, जो कि इस फिगर में जो है दोनों शुष्क पर्णपाती आर्द्र पर्णपाती दोनों को एक ही एरिया में दिखा दिया गया है। तो याद रखिएगा, जो आर्द्र पर्णपाती होते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं और शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का कुछ दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी वही एरिया है, ठीक है, इनके सीमावर्ती क्षेत्रों पाए जाते हैं। सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में हैं और इसमें जो है हाथी, गैंडा, शेर, चीता, ये सब आते हैं। तेंदू, बैर, खेर, इन सब के पौधे भी इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आगे हम चलते हैं।
तीसरा जो है चौथा है शुष्क कटीली वनस्पतियाँ, मरुस्थलीय वनस्पतियाँ। शुष्क कटीली या मरुस्थलीय वनस्पतियाँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये शेड जो दिखाया गया है उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। ये आप देखेंगे पूरा राजस्थान का क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र गुजरात का हिस्सा, और यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र का हिस्सा, कर्नाटक का हिस्सा। ये क्षेत्र जो है मुख्य रूप से कांटेदार झाड़ियाँ या शुष्क मरुस्थलीय वनस्पतियाँ इन क्षेत्रों पर मिलती हैं। वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। मैं बता दूं, राजस्थान का जो अरावली पर्वत के पश्चिम का ये भाग है, ये 2 रीजन में डिवाइड है, एक सेमी डिजर्ट एरिया, एक डिजर्ट एरिया। ये प्योर डिजर्ट एरिया है। इस क्षेत्र में वनस्पतियाँ का पूर्णतया अभाव है, लेकिन इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों के विकास के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का प्रादुर्भाव हुआ है और फसलें भी जो है यहाँ पर मुख्य रूप से उगाई जा रही हैं। तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, पश्चिमी घाट का जो वृष्ट छाया प्रदेश है, ये पश्चिमी घाट है, इसका जो वृष्ट छाया प्रदेश है, यानी ये एरिया जो है, इस क्षेत्र में भी जो है मुख्य रूप से ये शुष्क कटीली झाड़ियाँ या मरुस्थलीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसमें बबूल, नागफनी और खजूर खेजड़ी, इन वृक्ष जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और बहुत सी छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियाँ भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब कुछ, चूँकि इस फिगर में नहीं दिखाया गया है, जान लीजिए, ऐसा नहीं कि भारत में सवाना वनस्पति नहीं पाई जाती है। कुछ घास क्षेत्र भी भारत में पाए जाते हैं। जैसे आप कश्मीर में देखेंगे तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस एरिया में आप देखेंगे तो कुछ हिमालय के प्राकृतिक जो वनीय क्षेत्र हैं, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर भी कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसे सवाना घास के रूप में पाई जाती हैं, जहाँ पर पशुचारकों द्वारा जो है ऋतु प्रवास किया जाता है। उसमें जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, या उत्तराखंड में आप देखेंगे बुग्याल या प्याल नाम से जाना जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में ये जाना जाता है। ये 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं, ये सवाना घास के क्षेत्र होते हैं। आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, 60 सेंटीमीटर से कम एरिया वाले क्षेत्र होते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी कुछ घास के क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार, कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये घाटियों के निचले भाग में ढालों पर, पहाड़ी ढलानों पर ये घास के मैदान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेज़र फ्लोरिकन और भारतीय भेड़ियों के प्राकृतिक आवास के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इसके बाद में है अगला नंबर, पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति आप देख रहे हैं, जहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है उस क्षेत्र में पर्वतीय वनस्पति का ये विस्तार पाया जाता है। इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख का क्षेत्र, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, ये पूरा पर्वतीय वनस्पति से बिल्कुल भरा पड़ा है। और इसमें अगर आप देखें तो वनों में विविधता पाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे पर्वतीय वनस्पति में तो सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं, कुछ घास के क्षेत्र भी पाए जाते हैं, और कुछ कटीले वन भी पाए जाते हैं, कुछ कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र की वनस्पतियों पर मुख्य रूप से उच्चावच का नियंत्रण है। टेम्परेचर और वर्षा के साथ साथ उच्चावच का नियंत्रण है, यानी भूमि की बनावट का नियंत्रण है, पहाड़ी ढलानों का भी नियंत्रण पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं। इसमें ओक, चेस्टनट ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 1500 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर ये चीड़ के वन पाए जाते हैं, जो काफ़ी विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। और इसके बाद में देखेंगे कि 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर देवदार,
भोजपत्र, रोडोडेंड्रॉन, चीर, सिल्वर, फर, स्प्रूस यानी जो है आर्द्र शीतोष्ण वनों का विस्तार इस क्षेत्र में पाया जाता है। अब 3000 मीटर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अल्पाइन वन पाए जाते हैं, टैगा वन पाए जाते हैं जो शंकुधारी होते हैं। इन अल्पाइन वनों में लगभग ऋतु प्रवास करने वाले जो होते हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी ये पाए जाते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा इन ऊंचाई पर कुछ घास के क्षेत्र भी पाए जाते हैं और उसके बाद में कुछ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 4000 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान से सुनिएगा, 4000 मीटर की ऊंचाई पर आप देखेंगे तो टुंड्रा वनस्पति का विकास होता है। लेकिन टुंड्रा वनस्पति का विकास पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है, लेकिन पश्चिमी हिमालय पर वो जो है निचले भागों में ही पाए जाते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं पाए जाते हैं। और पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में प्राकृतिक वनस्पतियों की जैविकता अधिक है। आप देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो पश्चिमी हिमालय में कम पाई जाती है और पूर्वी हिमालय में ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, एक स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लीजिए कि हाँ, हमने बता दिया कि यहाँ पर 4000 से कम ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति और टैगा वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी हिमालय पर। लेकिन पूर्वी हिमालय पर देखेंगे तो अधिक ऊंचाई यानी 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ही टैगा और टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। पूर्वी हिमालय के जो वनस्पतियाँ हैं उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, जबकि पश्चिमी हिमालय में डाइवर्सिटी कम पाई जाती है। अब इसके बाद में हम लास्ट में चलते हैं, एक वनस्पति और है जिसको हम ज्वारीय वनस्पति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ वेलांचली या अनूप। आप देखिए यहाँ पर ये सब जो है ज्वारीय वनस्पतियों के क्षेत्र हैं। हाँ, देखिए ये पूरा देखिए, सुंदर वन का मैग्रोव वन, ये सुंदर वन का मैग्रोव वन, महानदी का मैग्रोव वन, कृष्णा कावेरी गोदावरी का, और यहाँ पर गोवा, रत्नागिरी और यहाँ पर गुजरात का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर मैग्रोव वनस्पतियों का विकास पाया जाता है। इनको हम टाइडल वेजिटेशन या ज्वारीय वनस्पति कहते हैं। सबसे ज़्यादा इनका विकास पश्चिमी बंगाल और गुजरात के क्षेत्रों पर हुआ है और अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। इनमें मैग्रोव, कैजुरीना, केवड़ा, बेंदी, ये वृक्ष जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें मैग्रोव वनस्पति सबसे महत्वपूर्ण है। हमने बताया था कि पीठ और दलदली क्षेत्र में जो है ये वनस्पतियाँ विकसित हैं। इनकी जड़ें जो है बहुत ही विस्तृत होती हैं। पश्चिमी बंगाल के डेल्टाई भागों में सुंदरी वृक्षों की बहुलता के कारण यहाँ पर सुंदरी वृक्ष, इन क्षेत्रों पर सुंदरी वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदर वन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था मैग्रोव वनस्पतियों का क्षेत्र, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि उत्तर से दक्षिण मैग्रोव वनस्पतियों का क्रम क्या है, तो सुंदरवन, महानदी, कृष्णा गोदावरी और कावेरी दक्षिण में ये मैग्रोव वनस्पतियों का क्षेत्र है। उत्तर में गुजरात के मैग्रोव वन और गोवा, ये क्षेत्र जो है मैग्रोव वनस्पतियों के क्षेत्र हैं। तो ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने प्रयास किया कि आपको नेचुरल वेजिटेशन और सॉयल दोनों के बारे में हमने मुख्य रूप से पढ़ा दिया। ओके, थैंक यू।